इसी क्रम में कांग्रेस की स्थापना से जुड़े विवाद शुरू होने लगे। हुआ ये कि कुछ लोगों के द्वारा ये प्रश्न उठाया जाने लगा कि आखिर कांग्रेस है क्या, कांग्रेस की स्थापना क्यों की जा रही है, कहीं कांग्रेस कहीं एक जो है कि साजिश तो नहीं, एक षड्यंत्र तो नहीं। और ये प्रश्न उठने भी लाजमी थे क्योंकि देश के कोने कोने से लोग अपना पूर्ण सहयोग दे रहे थे। भारतवासियों के अंदर एक आक्रोश देखने को मिल रहा था। ऐसा आक्रोश इसके पहले 1857 की क्रांति में नहीं देखने को मिलता है। और भारतवासी 1857 क्रांति की जो गलती हुई थी उस गलती को यहाँ दोहराना नहीं चाहते थे, इसलिए वो अपना पूर्ण सहयोग दे रहे थे। और पहला विवाद तब पैदा होता है जब 1816 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से उन्होंने बताया कि विलियम बर्डन बर्न जिसने एओ ह्यूम का जीवनी लिखा था उसमें उसने लिखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने तत्कालिक गवर्नर लॉर्ड डफरिन के कहने पर किया है। इसकी वजह से ये विचार जो था लोगों को थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। और उसके बाद कुछ इतिहासकारों ने भी ये प्रश्न खड़ा कर दिए कि लॉर्ड डफरिन जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि संस्था है, इस संस्था को एक सेफ्टी वाल के रूप में उपयोग कर रही है। सेफ्टी वाल से तात्पर्य है कि जैसा कि हम जानते हैं कि सेफ्टी वाल कुकर में लगा होता है और कुकर में जब गैस पूर्ण रूप से भर जाता है तो वो सेफ्टी वाल पिघलता है और गैस आराम से बाहर निकल जाता है। तो इसका सेंस जो है कि डफरिन अपने अनुसार करता था और सेफ्टी वाल की परिकल्पना को लाला लाजपत राय ने लोगों को बताया भी था। अंत में इतिहासकारों ने यह सिद्ध भी कर दिया कि कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाल के रूप में नहीं हुई है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमें कांग्रेस की स्थापना को षड्यंत्र मानना पड़ता और उससे जुड़े सभी व्यक्ति इस षड्यंत्र के शिकार होते। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये था कि ऐसी संस्था जिसके लिए लोग मरने मिटने के लिए तैयार हैं, देश के कोने कोने से लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, देश के लोगों में इतना आक्रोश देखने को मिल रहा है, उस संस्था की स्थापना कोई भारतीय न करके एक अंग्रेज कर रहा है, जिसकी वजह से भारतीय और भी उस संस्था का सहयोग कर रहे थे। और इसी क्रम में अगला विवाद तब उत्पन्न हो जाता है, इस विवाद को तर्क चालक के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ये भी विवाद तब उत्पन्न हो जाता है जब कुछ इतिहासकारों ने ये कहा कि लॉर्ड डफरिन ने भारतवासियों का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि भारतवासियों ने खुद डफरिन और कांग्रेस के संस्थापक जो एओ ह्यूम हैं उनका इस्तेमाल किया है और कर रहे हैं, क्योंकि भारतवासियों का आवश्यकता थी एक कोई ऐसी संस्था हो जो भारतवासियों का प्रतिनिधित्व कर सके। और एक यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि अगर इस संस्था की स्थापना कोई भारतवासी करता तो ये भी हो सकता था कि अंग्रेज उसे बैन भी कर दें। अतः निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना न एक षड्यंत्र है, बल्कि 18वीं शताब्दी से स्थापित कई संस्थाओं की क्रमिक परिणाम है। आगे हम देखेंगे कांग्रेस द्वारा प्रमुख अधिवेशन कराए जाते हैं, उनके बारे में विस्तार रूप से देखेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि आखिर अधिवेशन कराए क्यों जाते हैं। तो इस अधिवेशन के पीछे कारण ये था क्योंकि कांग्रेस एक मात्र क्षेत्र की पार्टी नहीं बनना चाहती थी। कांग्रेस को देश के कोने कोने में फैलना था और इसी क्रम में कांग्रेस ने अपने सारे अधिवेशन देश के कोने कोने में कराए और अनेक धर्मों से जुड़े व्यक्ति को उनके अध्यक्ष बनाए। इन सभी लोगों के बारे में हम विस्तार रूप से देखेंगे। प्रमुख अधिवेशन। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में होता है। इनके अध्यक्ष बनाए जाते हैं डब्ल्यू सी बनर्जी को। इसमें होता क्या है कि 72 सदस्यीय प्रतिनिधि बनाए जाते हैं और प्रथम महासचिव एओ ह्यूम को ही बनाया जाता है। उसके बाद अगला अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में किया जाता है। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, जिन्हें बायोवृद्ध नेता के नाम से भी जानते हैं। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष
रहे 1886 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में। इसके बाद अगला अधिवेशन मद्रास में किया जाता है बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि वो कौन पहला मुस्लिम है जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना। तो बदरुद्दीन तैयब हैं जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने कांग्रेस के। इसी क्रम में अगला अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले। यहाँ भी एक प्रश्न बनता है कि कौन प्रथम गैर भारतीय जो भारतीय न हो कांग्रेस का अध्यक्ष बने। तो जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस के इतिहास में कुल 4 विदेशी को अध्यक्ष बनाया जाता है। इसी क्रम में अगला अधिवेशन 1896 ईस्वी को कलकत्ता में किया जाता है रहीतुल्लाह सयानी। इन्हीं की अध्यक्षता में वंदे मातरम गीत गाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में आए रोज सांप्रदायिक के नाम पर हिंसा होते रहते हैं, तो हम देख रहे हैं कि जब एक मुस्लिम को अध्यक्ष बनाया जाता है, इन्हीं के अध्यक्षता में वंदे मातरम गीत गाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम भले ही विज्ञान और तकनीकी से आगे बढ़ गए हैं, पर हमारी मानसिकता अभी पीछे के पीछे ही है, क्योंकि उस समय तो ऐसा हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं था जितना आज है। 1905 ईस्वी ये अधिवेशन वाराणसी में हुआ था। इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के गुरु भी माने जाते हैं। 1905 की एक प्रमुख घटना यह है कि जो लॉर्ड कर्जन होता है वो बंगाल में विभाजन की नीति अपनाता है। इसके तहत हिंदू और मुस्लिमों के बीच हिंसा करा देता है और इसी के उपलक्ष्य में वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में एक अधिवेशन किया जाता है। इसमें बंग भंग आंदोलन को लोगों द्वारा समर्थन प्राप्त होता है। इसी क्रम में अगला अधिवेशन है 1906 ईस्वी को जो कि कलकत्ता में होता है दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग होता है। 1906 की एक घटना यह भी है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, जिसकी स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इसी क्रम में आगे अधिवेशन है 1907 ईस्वी में जो कि सूरत में हुआ। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। इसमें होता क्या है कि कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और कांग्रेस जो है कि 2 दल में बढ़ जाता है, गरम दल नरम दल। गरम दल में बाल गंगाधर तिलक और नरम दल में दादा भाई नौरोजी। इसी क्रम में अगला अधिवेशन होता है 1911 ईस्वी को कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। इसी अधिवेशन में पहली बार जनगण मनगढ़ गाया जाता है, जिसके रचनाकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर, हम सभी जानते हैं। इसको मॉर्निंग सॉन्ग भी कहा जाता है। जनगण मनगढ़ न केवल भारत में बल्कि बांग्लादेश में भी गाया जाता है। इसके बाद अगला अधिवेशन होता है 1916 ईस्वी में जो कि लखनऊ में होता है। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजमूदार को बनाया जाता है और यहाँ एक बहुत ही प्रमुख घटना होती है। होता क्या है कि गरम व नरम दल जो कि बढ़ जाते हैं उनका समझौता हो जाता है और मुस्लिम लोग भी, मुस्लिम लीग के सदस्य भी इनके साथ मिल जाते हैं। और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला अधिवेशन 1917 ईस्वी को होता है कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्ष रही एनी बेसेंट। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। इसके बाद अगला अधिवेशन होता है 1920 ईस्वी में कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय होते हैं। ये भी गरम दिल के नेता हैं। होता यह है कि लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन को पास करने की मांग की जाती है, परंतु उसको पारित करने की मंजूरी नहीं दी जाती है। फिर उसी वर्ष नागपुर में एक अधिवेशन होता है वीर राघवचारी की अध्यक्षता में, और होता क्या है कि असहयोग आंदोलन को पारित कर दिया जाता है और कांग्रेस भी अपना समर्थन दे देती है। इसी क्रम में आगे अगला अधिवेशन 1924 ईस्वी को हुआ 40वां अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में हुआ, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। और यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मात्र यही एक अधिवेशन 40वां अधिवेशन है जिसमें गांधी जी अध्यक्ष रहे। इसके बाद अगला अधिवेशन होता है 1925 ईस्वी में कानपुर में, जिसके अध्यक्ष होती हैं सरोजनी नायडू। यहाँ भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कौन ऐसी भारतीय महिला हैं जो
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थीं। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थीं। इसी क्रम में अगला अधिवेशन होता है 1929 ईस्वी को लाहौर में रावी नदी के तट पर, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और इसमें होता यह है कि पहली बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा जाता है और यह तय किया जाता है कि आने वाले 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और मनाया भी जाता है। और स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के कारण होता यह है कि यह तारीख इतनी प्रसिद्ध हो जाती है कि संविधान बनने के निर्माण में, जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था, परंतु लागू इसको 26 जनवरी 1950 को किया जाता है। तो यही कारण है, डेट को 26 नवंबर से 26 जनवरी इसी कारण किया जाता है, क्योंकि ये 26 जनवरी का ये जो तारीख था बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका था। अगला अधिवेशन 1931 ईस्वी में कराची में, इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, जो कि उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया जाता है और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद कभी नहीं। धन्यवाद।